नमस्कार दोस्तों, मैं उज्ज्वल गौतम आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। आज का संवाद का विषय है कि भगत सिंह को फांसी क्यों दी गई? भगत सिंह को किस घटना के लिए फांसी दी गई? महात्मा गांधी ने भगत सिंह को क्यों नहीं बचाया? क्या भगत सिंह को बचाया जा सकता था? भगत सिंह को बचाने में कांग्रेस की क्या भूमिका थी? क्या अंग्रेजों में से कोई ऐसा था जो भगत सिंह को बचाना चाहता था? आज हम इस प्रश्न को लेकर डिस्कस करेंगे और ये कहानी शुरू होती है असहयोग आंदोलन से। आपको पता है कि बात है 1920 के आसपास की, 1920 की। महात्मा गांधी के लीडरशिप में कांग्रेस ने असहयोग आंदोलन चालू किया हुआ था, जिसमें भारत के सभी क्रांतिकारी शामिल थे, जिसमें भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, अशफाक उल्लाह खान, बटुकेश्वर दत्त जैसे महान क्रांतिकारियों का नाम लेते हैं। इन सभी ने असहयोग आंदोलन में गांधी जी का बढ़ चढ़ के समर्थन किया था। बात आती है फरवरी 1922 की। उत्तर प्रदेश के चौरा चौरी में गांव में एक घटना हुई। एक पुलिस थाने को क्रांतिकारियों ने मिलकर जला दिया, जिसके कारण महात्मा गांधी ने आंदोलन को स्थगित कर दिया। जब महात्मा गांधी ने आंदोलन को स्थगित किया तो इससे जो नवयुवक समूह था उसमें बड़ी निराशा उत्पन्न हुई और वहां पास से दो विचारधाराएं निकलकर सामने आती हैं। एक वो जो शांतिपूर्ण ढंग से आंदोलन को आगे बढ़ाना चाहती थी, और दूसरे जिनका आंदोलन से मोह भंग हो चुका था, जिसमें क्रांतिकारी आते थे। तो जो दो विचारधाराएं यहाँ से आगे बढ़ना स्टार्ट हुई, एक महात्मा गांधी की लीडरशिप में, एक भगत सिंह की लीडरशिप में। 1923 आते आते जस्ट एक साल बाद 1923 में कांग्रेस के अंदर भी फूट पड़ी विधानसभा में शामिल होने को लेकर के, जिसमें कांग्रेस के अंदर दो दल बने, एक स्वराज पार्टी, एक कांग्रेस जो मूल की थी। तो आपको पता है कि स्वराज पार्टी में चित्तरंजन दास, मोतीलाल नेहरू जैसे नेता थे। ये कहानी आगे चलती जाती है। अब हम आते हैं क्रांतिकारियों की साइड में। समय आता है 1925 में। क्रांतिकारियों को अपनी गतिविधियां संचालित करने के लिए धन की आवश्यकता थी, धन की कमी हुई। इसलिए क्रांतिकारियों ने ट्रेन से जो अंग्रेजों का माल जा रहा था उसको लूटने की योजना बनाई। आप लोगों ने इसका नाम सुना होगा, काकोरी कांड। बात है 9 अगस्त 1925 की। 9 अगस्त 1925 को क्रांतिकारियों ने ये योजना बनाई कि काकोरी में इस घटना को अंजाम दिया जाएगा और ट्रेन से माल को लूटा जाएगा, जिसमें हमारे चार क्रांतिकारी शामिल हुए। आपको पता है चंद्रशेखर आजाद थे, अशफाक उल्लाह खान, राम प्रसाद बिस्मिल और ठाकुर रोशन सिंह, ये चार शामिल हुए। जब काकोरी कांड को अंजाम दे दिया गया, उसके बाद घटना आगे बढ़ती है और चंद्रशेखर आजाद तो बच के निकल गए, बाकी तीन क्रांतिकारी बचे और उनको फांसी दे दी गई। अच्छा, इनकी फांसी को बचाने के लिए अथक प्रयास किया गया, जिसमें मोतीलाल नेहरू की लीडरशिप में एक काकोरी कांड बचाव समिति का गठन किया गया और जो कांग्रेस के बड़े दिग्गज नेता थे, आपके गोविंद वल्लभ पंत, वो काकोरी कांड बचाव पक्ष में वकील बने। ठीक, ये हुआ। फिर काकोरी कांड का मामला धीरे धीरे शांत होता है। अच्छा, ये क्रांतिकारी थे, उन्होंने एक संगठन बनाया था 1924 में, जिसका नाम HRA था, हिंदुस्तान रिपब्लिकन सोशलिस्ट, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, HRA इसका नाम होता है, जो कि आगे चल के 1928 में भगत सिंह ने इसका नाम बदला और HSRA कर दिया, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, ये कर दिया था। अच्छा, जब ये घटना चल रही होती है, उसी टाइम पे 1927 में ब्रिटेन में साइमन कमीशन का गठन होता है, जो कि 1928 में इंडिया में एंट्री मारता है। इंडिया में साइमन कमीशन का घोर विरोध होता है, क्योंकि आपको पता है कि साइमन कमीशन में एक भी अंग्रेज नहीं होते, एक भी भारतीय नहीं होते। टोटल जो मेंबर थे वो अंग्रेज होते हैं, जिसका भारतीयों ने कड़ा विरोध किया। और इसी क्रम में साइमन कमीशन पंजाब में पहुंचता है, पंजाब में लाहौर में पहुंचता है, क्योंकि उस टाइम पे लाहौर पंजाब वाले एरिया में आता था। उस टाइम पे लाहौर का नेतृत्व लाला लाजपत राय कर रहे थे और साइमन गो बैक के नारे लग रहे थे। उसी टाइम पे वहाँ जो लाहौर का SP हुआ करता था वो स्कॉट था। स्कॉट ने लाठीचार्ज करने का आदेश दिया और पुलिस वालों ने भयंकर लाठीचार्ज किया, जिस क्रम में लाला लाजपत राय के सर में चोट लगी और वो घायल हो गए। लेकिन उन्होंने घायल होते होते एक सेंटेंस बोला कि जिस तरह से मेरे सर पे वार किया गया है, मेरे सर पे लगी एक एक लाठी ब्रिटिश साम्राज्य की ताबूत पर कील साबित होगी। अब
धीरे धीरे आगे चल के लाला लाजपत राय की इस घटना से मृत्यु हो जाती है। बात थी ये 17 नवंबर की 1928 की बात है, लाहौर में। अब लाला लाजपत राय की मृत्यु से क्रांतिकारी बड़ा दुखी होते हैं, लेकिन एक एक चीज माइंड में क्लियर रखिएगा, लाला लाजपत राय और क्रांतिकारी मुख्यतः भगत सिंह और चंद्रशेखर आजाद, इन दोनों में बहुत मतभेद था। उसके बावजूद क्रांतिकारी लाला लाजपत राय का बड़ा सम्मान करते थे। जब लाला लाजपत राय की मृत्यु हुई उसके बाद क्रांतिकारियों ने बदला लेने का प्लान बनाया और स्कॉट को मारने के उद्देश्य से भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद मिल करके स्कॉट को मारने के लिए निकले। और ये बात है लगभग 17 दिसंबर 1928 की बात है। ठीक, स्कॉट को मारने के लिए निकले थे, लेकिन स्कॉट को पहचानने में गलती हुई और उन्होंने स्कॉट के स्थान पर सैंडर्स को मार दिया। अब जब सैंडर्स को मार दिया उसके बाद ये क्रांतिकारी भागने लगे। जब भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद भाग रहे थे उसी टाइम पे एक कांस्टेबल होता है चेरन सिंह। चेरन सिंह ने इनको रोकने का प्रयास किया। इसी क्रम में भगत सिंह ने गोली चलाई और चेरन सिंह की भी मृत्यु हो गई। एक ये कांड हुआ। इसके बाद ये दोनों निकल गए। अब धीरे धीरे आगे चल के क्या होता है कि पब्लिक सेफ्टी बिल और ट्रेड डिस्प्यूट बिल पास हो रहा होता है विधानसभा से, जिसमें क्रांतिकारियों का बड़ा नुकसान था। तो भगत सिंह ने क्या किया कि इस बिल को पास होने से रोकने के लिए उन्होंने एक योजना बनाई। और अब प्रश्न ये उठा कि भगत सिंह के साथ सेंट्रल असेंबली में जाएगा कौन। तो भगत सिंह ने एक ऐसे बंदे को सुना जो कि इंग्लिश बोलना जानता हो, क्योंकि जब अपनी बात रखनी होगी तो वो इंग्लिश में ही रखनी होगी जिससे अंग्रेज भी समझ सके। तो भगत सिंह ने बटुकेश्वर दत्त को चुन लिया। बटुकेश्वर दत्त और भगत सिंह सेंट्रल असेंबली में पहुंचते हैं और लगभग 8 अप्रैल 1929 को भगत सिंह ने क्या किया, एक छोटा सा बम था वो सेंट्रल असेंबली के बीचों बीच फेंका जहां कोई नहीं थे। और उसके बाद इंकलाब जिंदाबाद के नारे लगाए और वहां से भागे नहीं। अच्छा, एक बात नोटिस करने लायक है, अगर भगत सिंह बचना चाहते तो बम फेंकने के बाद भाग सकते थे, क्योंकि ये ऐतिहासिक स्रोत में ये दर्ज है कि बम फेंकने से लेकर के भगत सिंह को गिरफ्तार करने के बीच में लगभग 2 से 3 मिनट का टाइम था। लेकिन भगत सिंह नहीं भागे। ठीक है, आगे चलते हैं। उनको गिरफ्तार कर लिया जाता है, फिर उनको जज के सामने पेश किया जाता है, जहां आप लोगों ने उनका ऐतिहासिक भाषण सुना होगा कि हमारा उद्देश्य किसी को नुकसान पहुंचाना नहीं था, हम अंधे और बहरे लोगों को अपनी बात पहुंचाना चाहते थे। और इस तरह से भगत सिंह ने एक बहुत ही ऐतिहासिक भाषण दिया, जिसके बाद भगत सिंह को आजीवन कारावास की सजा हुई। याद रखिएगा, फांसी नहीं हुई है ये। ठीक है, सेंट्रल असेंबली में आजीवन कारावास की सजा हो गई। और भगत सिंह अंग्रेजों की नज़रों में खटक रहे थे। अंग्रेजों ने भगत सिंह का इतिहास खकोलना स्टार्ट किया और इसी क्रम में भगत सिंह का जुड़ाव दिखा HSRA संगठन के साथ। इसलिए उन्होंने HSRA संगठन के इतिहास को खंगाला और जुड़ते जुड़ते कड़ी जा पहुंची सैंडर्स हत्याकांड के पास, क्योंकि आपको पता है कि स्कॉट बचा था, सैंडर्स मरा था। कड़ी सैंडर्स हत्याकांड के पास जा पहुंची और एक बनवारी लाल नाम का मुखबिर था जिसने ये पहचान भी कर दी कि भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, बटुकेश्वर दत्त, इन लोगों ने मिलकर ही सैंडर्स को मारने का प्लान बनाया था। मुखबिर था बनवारी लाल। और इसी क्रम में इन्होंने HSRA की और कुंडली खगाली और ये घटना जाके रिलेट हुई काकोरी कांड के साथ। अब भगत सिंह को आतंकवादी करार दे दिया गया, क्योंकि भगत सिंह ने उस टाइम की सरकार के ASP को मारा था, कांस्टेबल को भी मारा था, एक आतंकवादी संगठन से जुड़े हुए थे, ये अंग्रेजों की नज़र में था। ठीक, और काकोरी कांड में भी इनका हाथ था। तो कुल मिला के ये अंग्रेजों के लिए काफ़ी सबूत थे कि भगत सिंह को फांसी दी जाए। अब जब भगत सिंह जेल में थे, वहाँ अब यहाँ से हमारा मेन लेक्चर स्टार्ट होता है। जब भगत सिंह जेल में थे तो उन्होंने जेल के खाने के खिलाफ आंदोलन किया। जब खाने के खिलाफ आंदोलन किया, लगभग 60 दिन के आसपास हड़ताल चली थी, भूख हड़ताल। उसके बाद जवाहरलाल नेहरू उनसे मिलने जाते हैं और उन्हें समझाते हैं कि आप भूख हड़ताल मत कीजिए, हम आपकी बात को सरकार के समक्ष ले जाएंगे। और ये हुआ भी। लगभग 67 डे जतिन नाथ नामक एक क्रांतिकारी की मौत हो गई भूख हड़ताल की वजह से। उसके बाद अंग्रेजों के ऊपर प्रेशर पड़ा और अंग्रेजों ने
खाने की क्वालिटी को सुधारा और इस तरह से भूख हड़ताल समाप्त हुई। फिर से एक बार जवाहरलाल नेहरू मिलने जाते हैं और जवाहरलाल नेहरू ने भगत सिंह को बोला कि आप एक बार माफ़ीनामा लिख दीजिए, हम लोग भरकस प्रयास करेंगे, लेकिन जब तक जिसको फांसी दी जा रही है वो माफ़ी नहीं मांगेगा तो सरकार नहीं मानेगी। उस समय का रूल ही था, क्योंकि आप सावरकर के केस पे देख सकते हैं, सावरकर ने 7-7 बार माफ़ी मांगी थी, खुद से पत्र लिख के। तो लेकिन भगत सिंह ने मना कर दिया, बोला कि हम पत्र नहीं लिखेंगे। उस टाइम पे भगत सिंह के पिता थे सरदार रोशन सिंह। सरदार रोशन सिंह ने भगत सिंह की बचाव के लिए माफ़ीनामा लिखा। जब भगत सिंह को इसका पता चला तो भगत सिंह बड़ा नाराज हुए। उन्होंने अपने पिता को एक पत्र लिखा और कड़े शब्दों में इसकी निंदा की। एक ये रहा कि भगत सिंह खुद भी नहीं बचना चाहते थे और भगत सिंह ने एक बुक लिखी, बुक नहीं एक लेख प्रकाशित किया कि समाजवाद नाम का एक लेख था। उसमें भगत सिंह मेंशन करते हैं कि मैं जिंदा क्यों नहीं रहना चाहता, मैं बचना क्यों नहीं चाहता। लिखते हैं भगत सिंह कि जिंदा रहने की इच्छा सभी की होती है, जीवन जीने की सभी की इच्छा होती है। आज मैं भारत के अधिकांश युवाओं का प्रेरणा स्रोत हूँ, आदर्श बन चुका हूँ। बेशक हर इंसान के अंदर कोई ना कोई बुराइयां होती है, मेरे अंदर भी बुराइयां हैं, लेकिन आज तक वो लोगों के सामने नहीं आई हैं। और यदि भविष्य में वो लोगों के सामने आती है तो हमारा क्रांतिकारी आंदोलन धीमा पड़ जाएगा। इसलिए भगत सिंह ने कहीं ना कहीं फांसी का रास्ता चुना। ये भगत सिंह की मंशा थी। अब आते हैं कि जेल के बाहर क्या हो रहा था, महात्मा गांधी ने क्या प्रयास किया। जब आपको पता है कि ये लगभग हम पहुंच चुके हैं 1930 के आसपास, वर्ष था 1931 का, 1931। सविनय अवज्ञा आंदोलन चल रहा होता है, नमक आंदोलन वगैरह चल चुके थे। अब सविनय अवज्ञा आंदोलन को खत्म करना होता है, क्योंकि अंग्रेजों को राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस करनी होती है, गोलमेज सम्मेलन। तो अंग्रेजों ने गांधी जी से वार्ताएं करनी स्टार्ट की। इसी क्रम में जब गांधी और इरविन के बीच में समझौता होता है, लगभग 5 मार्च 1931 की बात है, 1931 की बात है। तो पहले तो गांधी जी और इरविन के बीच में 14 सूत्री समझौता किया गया। उसके अलावा गांधी जी ने 2 मांगें और रखी थी, पढ़िएगा। पहली मांग ये थी कि जो नमक सत्याग्रह में लाठीचार्ज हुआ था उसकी सरकार जांच करे, और दूसरी मांग ये थी कि भगत सिंह को फांसी की सजा को आजीवन कारावास में बदला जाए। अब ये प्रमाण कहाँ से मिलता है, तो मैं आपको स्रोत देता हूँ। एक गोपाल दास ने बुक लिखी है, और गोपाल दास अपने बुक में क्या लिखते हैं, उन्होंने लॉर्ड इरविन के एक पत्र को मेंशन किया। तो लॉर्ड इरविन क्या बोलते हैं कि जब गांधी ने इन महानुभावों को छोड़ने की बात की तो हम खुद आश्चर्य में पड़ गए कि जो गांधी अहिंसा के इतने बड़े प्रवर्तक हैं वो हिंसा का समर्थन कैसे कर रहे हैं, और हमें भारी मन के साथ गांधी जी की ये बात को ठुकराना पड़ा। ये लॉर्ड इरविन ने लिखा अपने पत्र में, जिसको गोपाल दास ने अपनी बुक में कंपाइल किया है। एक और इतिहासकार हुए मैकलिन। मैकलिन ये सभी उसी टाइम के इतिहासकार हैं, लगभग 1930-31 के आसपास के। मैकलिन अपने बुक में लिखती है कि गांधी जी ने अनुरोध किया कि भगत सिंह की फांसी की सजा को आजीवन कारावास में बदला जाए। भगत सिंह के उस टाइम पे बड़े खास मित्र थे अगजेय जी, जो कि हिंदी के बहुत शानदार कवि हुए, भगत सिंह के बहुत ही खास मित्र थे। तो अगजेय ने एक बुक लिखी, शेखर एक जीवनी, 2 पार्ट में है। तो अगजेय जी अपने पार्ट 2 में लिखते हैं कि महात्मा गांधी ने अंग्रेजों के सामने अपनी आत्मा उड़ेल के रख दी भगत सिंह को बचाने के लिए, और महात्मा गांधी ने बोला कि आप भगत सिंह की फांसी को सजा के माफ करके आजीवन कारावास में बदल दीजिए। ये अगजेय जी लिखते हैं, जो कि भगत सिंह के खास दोस्त थे। तो गांधी जी ने इस हद तक प्रयास किया भगत सिंह को बचाने का। और अच्छा, ये इतना प्रयास करने के बावजूद भगत सिंह बच क्यों नहीं रहे थे? आपको जान के आश्चर्य होगा कि लॉर्ड इरविन के मन में भी कहीं ना कहीं भगत सिंह के लिए श्रद्धा थी, वो भी भगत सिंह को बचाना चाहते थे। अब हम बात करते, गांधी जी ने जो 2 मांगे रखी थी, एक जो नमक आंदोलन में लाठीचार्ज हुआ था उसकी जांच हो, और दूसरी भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त की, भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव, इनकी सजा को माफ किया जाए। तो पहली मांग में क्या अड़चन थी? जब नमक सत्याग्रह के आंदोलन की जांच होती तो वहाँ पास महाराष्ट्र के सभी सिविल सर्वेंट जो कि ब्यूरोक्रेट थे, उन्होंने
इस्तीफा देने का दबाव सरकार के ऊपर डाला कि अगर जांच की गई तो हम सभी इस्तीफा दे देंगे, क्योंकि जांच के दायरे में वो बेशक आते, उन्हीं के आदेश पे ये सब हुआ था। और दूसरा भगत सिंह के केस में, जब भगत सिंह की माफी की सजा को आजीवन कारावास में बदलने की बात आई तो पूरा पंजाब का सिविल सर्वेंट समूह, आईएएस आईपीएस जितने बस लोग थे, सभी ब्यूरोक्रेट एक साथ आ गए और उन्होंने दबाव डाला कि यदि भगत सिंह को माफ किया गया तो हम पूरे पंजाब से रिजाइन देंगे। और ये बात भारत के उस टाइम पे जो भारत सचिव होते थे उनके वहां तक पहुंचाई गई। और फिर भारत सचिव के बाद से इरविन को आदेश आता है और फिर इरविन अपने बुक में आगे लिखते हैं कि मैं व्यक्तिगत तौर पर भगत सिंह से श्रद्धा रखता हूं, लेकिन मेरे ऊपर दबाव होने के कारण शायद मैं अपनी इस श्रद्धा को उड़ेल ना पाऊं, ऐसा उन्होंने एक सेंटेंस लिखा था। तो अब बात हुई कि भगत सिंह को फांसी कब दी जाए। बात तो 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन पैक्ट हो चुका था। अंग्रेजों में 2 धड़ा निकल के आया। एक धड़ा ये बोलता था कि भगत सिंह को फांसी की सजा कांग्रेस के अधिवेशन के बाद दी जाए, क्योंकि आपको पता है 29 मार्च को कांग्रेस का अधिवेशन होना था और इसी अधिवेशन में जो गांधी इरविन समझौता हुआ था, पैक्ट हुआ था, उसको मंजूरी मिलने वाली थी। तो इसलिए अंग्रेजों का एक जो धड़ा था उसने बोला कि इस अधिवेशन के बाद भगत सिंह को फांसी दी जाए। लेकिन जो दूसरा धड़ा था, पंजाब के सिविल सर्वेंट का धड़ा, वो भगत सिंह को जल्द से जल्द फांसी देना चाहते थे, क्योंकि उनको पता था कि यदि ये एक बार बच गया तो फांसी दिलाना मुश्किल हो जाएगा। तो बात चलती है धीरे धीरे, दिन आता है 22 मार्च का। 22 मार्च को सभी सिविल सर्वेंटों ने मिल करके एक पत्र लिखा लॉर्ड इरविन को और 23 मार्च को भगत सिंह लोगों को फांसी दे दी गई। और जिसके बाद 24 मार्च को जवाहरलाल नेहरू ने एक वक्तव्य जारी किया कि जब भी हमारे और अंग्रेजों के बीच में आज़ादी को लेकर बात आएगी तब भगत सिंह की लाश हमारे सामने दिखाई देगी। जब उसके बाद 1932 में कराची अधिवेशन होता, 1931 में 29 मार्च को कराची अधिवेशन में गांधी जी जाते हैं, तो वहाँ के लोगों ने गांधी जी को लाल झंडे दिखाए और गांधी जी को गो बैक के नारे लगाए। तो ये नहीं था कि गांधी जी ने भगत सिंह को बचाने का प्रयास नहीं किया था। गांधी जी अहिंसा के पुजारी होते हुए भी उन्होंने भगत सिंह को बचाने का प्रयास किया था। भगत सिंह को फांसी होने की सिर्फ 3 वजह खास निकल के आती है। पहली बात तो उनका नाम सैंडर्स हत्याकांड और काकोरी कांड से जुड़ा हुआ था, क्योंकि आज भी अगर हम किसी भी कांस्टेबल को एक थप्पड़ भी मार दें तो हमारे ऊपर क्या हो सकता है आपको पता है। उस टाइम पे, अंग्रेजों के टाइम पे, भगत सिंह ने एक एएसपी को और एक कांस्टेबल को मारा था, पहला ये। और दूसरा, पंजाब के जितने ब्यूरोक्रेट थे सभी ने सरकार के ऊपर एक साथ इस्तीफा देने का दबाव बनाया था, अगर भगत सिंह बचे तो हम एक साथ इस्तीफा दे देंगे। दूसरा ये निकल के आता है। और तीसरा कि भगत सिंह ने खुद को बचाने के लिए कोई माफीनामा नहीं लिखा था। ये 3 ठोस कारण थे जो कि भगत सिंह को नहीं बचा पाए। ठीक, अगर आप लोगों को प्रमाण चाहिए जो मैंने बोला है, वो प्रमाण आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, धन्यवाद आप लोगों का जुड़ने के लिए।